अब एक दो क्वेश्चन है, जैसे जनवरी मार्च में एकत्रित किए गए ओएमटी से मानसून में वर्षा का अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है। अब जब मानसून बोल रहे हो तो ये कहाँ आएगा, मानसून में आएगा। ये मानसून के संदर्भ में मानसून की देखो क्या है। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि जहाँ समुद्र आ जाएगा तो समुद्र विज्ञान से संबंधित है नहीं। तो जो आईएमडी है वो भारत के मानसून के भविष्यवाणी के लिए दो तरीका यूज करता रहा है। पहले वो सांख्यिकीय तरीका यूज करता था, स्टैटिस्टिकल, जिसके अंतर्गत भारत के मानसून की भविष्यवाणी के लिए अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के तापमान की दशाएं नोट की जाती थी और उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता था और उसमें सांख्यिकीय आंकड़े लगाए जाते थे, जैसे स्टैटिस्टिकल कहा जाता था। लेकिन जब ये किया जाता था तो उससे कई बार अनुमान बड़े गलत निकले। तो फिर उसके बाद डायनेमिक मॉडल लाया गया। डायनेमिक मॉडल में न सिर्फ महासागरीय सतह का तापमान देखा गया, बल्कि इसके साथ ही देखा गया कि विभिन्न स्थानों पर वायु दाब, पवनों का प्रवाह कैसा है। तो ये इससे थोड़ा हमारे आंकड़े सही हुए। वैज्ञानिकों ने ये देखा कि जब वो हिंद महासागर की सतह का तापमान नापते थे तो बिल्कुल सरफेस में नापते थे, जबकि सरफेस का डेटा वैज्ञानिकों को लगा सही नहीं है। तो फिर उन्होंने ओशन मीन टेम्परेचर मापना शुरू किया। ओशन मीन टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा से होता है, मतलब सागर में जहाँ 26 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हो उनको मिलाने वाली रेखा। और चूंकि आज हीटिंग होगी तो उसका इंपैक्ट आगे आएगा, उसका प्रभाव आगे होगा। तो अपने यहाँ जो मानसून की एक सामान्य डेट है केरल तट पर, वो है जून का फर्स्ट वीक। सामान्यतः 1 जून को मानसून प्रस्फोट हो जाता है या फिर जून के फर्स्ट वीक में हो जाता है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने देखा कि जनवरी मार्च तक जो भी है तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा वो लोग देखते हैं और वह इस समय हिंद महासागर में 59 मीटर की गहराई पर होती है। कितने पर होती है? 59 मीटर की गहराई पे। और जब 59 मीटर की गहराई से हमने टेम्परेचर का डेटा लिया और आने वाले समय में उसका वेरिएशन लिया और उस वेरिएशन के आधार पर हमने मानसून के बारे में भविष्यवाणी की है, तो वो सही सिद्ध हुआ है। तो जो ओशन मीन टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा से प्रदर्शित होता है और वह यहाँ पर 59 मीटर की गहराई में प्राप्त होती है। ठीक है ना। लेकिन ये मानसून का मुद्दा है, ये महासागर का मुद्दा नहीं है। तो जब मानसून में आएंगे तो बात कर लेंगे। ठीक है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण आ जाते हैं। चलो फिर आगे बात करता हूं। हमने यहां पर देखा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, ग्रीन बुक से पढ़ा था, तो कारण लिखाने की जरूरत है क्या? बहुत क्लियर हो तुम लोग हैं। हम लोग समझा के आगे निकल जाते हैं तो थोड़ा सिलेबस तेजी से बढ़ जाएगा। पृथ्वी, महासागर और वायुमंडल। तो जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो किसी एक का परिणाम नहीं है, वो इन तीनों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। जो महासागरीय धाराएं हैं वो पृथ्वी के कुछ गुण, महासागरीय लक्षण, वायुमंडलीय दशाओं, इनके सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। तो हमने इसमें देखा था, तो क्या देखा था? घूर्णन और दूसरा गुरुत्व। महासागर में 3 चीजें देखी थी, तापमान, लवणता और घनत्व। वायुमंडल में यहां पर पवने, वायुदाब, वर्षा और वाष्पीकरण आदि की दशाएं, ये तीनों प्रभावित करती हैं, तब जाके महासागरीय धाराओं की क्या है? उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो लिखते हैं इसमें, देखो ये भी समझ लेते, विजुलाइज करना पड़ेगा। देखो क्या कभी ऐसे देखा है कि जब कमरे में पानी भर गया हो लेकिन पानी निकालने के लिए जो नाली है छेद छोटा है, फिर झाड़ू लेके लगे हुए हो कि हमें पानी निकालना है, तो हम जितना पानी आगे करते हैं उससे कुछ पानी लेकिन निकल नहीं पा रहा, फिर हमको लगातार झाड़ू करनी पड़ती है ना, जिससे पानी पीछे आ ना पाए, तब जाके निकलता है। ये कंडीशन इसमें सोचो, ये कंडीशन इसमें सोचो। अब समझो यहां पर पृथ्वी ऐसे चले, अब महासागरीय जल भी तो इसी के साथ चलने की कोशिश करेगा, लेकिन सागर की तली का क्या काम करेगा? घर्षण। घर्षण जाने देगा क्या इजीली? नहीं ना। घर्षण तो क्या करेगा? पीछे की तरफ खींचेगा। और दूसरा, जब पानी आगे चलेगा तो मान लो अगर ये कॉन्टिनेंट है तो क्या यह पानी इस तट को तोड़ के निकल जाएगा क्या? तट जो होंगे पानी के आगे चलने पर अवरोध पैदा करेंगे, और जब अवरोध पैदा करेंगे इस प्रक्रिया में, तो एक तो घर्षण उसको पीछे खींच रहा है और दूसरा इस अवरोध के कारण पानी आगे जा नहीं पा रहा है। तो सामान्यतः इस वाले पूर्वी वाले भाग में जल का स्तर क्या होगा? थोड़ा बढ़ेगा। अर्थात अब यह जल उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है जितनी तेजी से पृथ्वी चल रही है, तो अपने आप पानी ये आगे चलेगा तो ये पानी क्या होगा? पीछे आता है। राइट। जब दो में गति हो रही है तो एक की गति ज्यादा और एक की गति कम है, तो ये हिस्सा आगे निकलता जाएगा और वो हिस्सा क्या होगा? पीछे छूटता चला जाएगा। नहीं, आवासी गति नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अंतर लेवल का हो गया है तो कुछ पानी क्या है? आना शुरू कर देगा। और इसी समय क्या काम करता है? इसी समय व्यापारिक पौने काम कर देती है। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक घूर्णन वेग हर जगह समान नहीं है। जहां घूर्णन वेग जितना ज्यादा है वो वापस लौटने का प्रभाव वहां उतना ज्यादा दिखाई पड़ेगा। वो कहां है? इक्वेटर वाले क्षेत्र में है। तो इक्वेटर वाले क्षेत्र में पूरब में पानी का लेवल जैसे ज्यादा होता है और व्यापारिक पौने काम कर रही होती है 10 डिग्री के आसपास, 5 डिग्री तक, तो वो भी इसके साथ जब लग जाती है तो यह पानी क्या है? घूर्णन और व्यापारिक पौनों के सहारे क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने लगता है। राइट। और घूर्णन का एक इंपैक्ट और है जो हमने गुरुत्व के संदर्भ में देखा था कि ग्रेविटी का लेवल क्या है यहाँ पर अलग अलग है। राइट। तो घूर्णन से ऐसा नहीं होगा कि धार के रूप में पानी चल देगा। राइट। लेकिन एक कारण यह भी है कि जो पानी के एक भाग को क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर चलने की प्रवृत्ति पैदा करता है, टेंडेंसी पैदा करता है। ठीक है ना। अगर बिल्कुल फ्रीली होता तो पानी भी पृथ्वी के साथ क्या है? फिर तो रोटेट ही कर रहा था, फिर तो टेंशन की बात ही नहीं थी। राइट। लेकिन घर्षण और तटीय अवरोध दो के कारण पूर्व में ज्यादा, तो फिर वह पश्चिम की ओर आने की प्रवृत्ति रखता है। और जहां वेग ज्यादा होगा वहां यह कंडीशन ज्यादा होगी, तो अपने आप वेग ज्यादा कहां पर है? इक्वेटर वाले क्षेत्र में। इसलिए यह गति हमको इक्वेटर में सबसे स्पष्ट दिखाई पड़ती है। क्लियर? लिखो इसमें। हाँ, परिक्रमण इसमें इंपैक्ट नहीं डालता है क्योंकि परिक्रमण ये वाला है ना, ये। इससे बताओ पानी को क्या टेंशन? पानी तो इसके साथ गुरुत्व के साथ सटा हुआ है ना, इससे पानी को क्या तनाव? कोई तनाव नहीं। लेकिन जब ये होगा तो पानी को तनाव है ना, क्योंकि जिस पे टिका है वही क्या हो रहा है? वही घूम रहा है। तो इसलिए घूर्णन का इंपैक्ट है, परिक्रमण का इंपैक्ट उतना नहीं। अगर परिक्रमण का इंपैक्ट देखें तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन तापमान वगैरह देखेंगे तो वहां से क्या कर सकते हैं, लेकिन परिक्रमण मानते नहीं, क्योंकि परिक्रमण का कोई इतना डायरेक्ट इंपैक्ट यहां पर आता नहीं है। ठीक है।
तो याद रखना, पृथ्वी के परिक्रमण, परिक्रमण को एक टर्म और देते हैं हम लोग, एक नाम और देते हैं, आवर्तन। परिक्रमण हो या आवर्तन हो बात बराबर है, लेकिन अंग्रेजी हमेशा देख लेना, राइट, रिवॉल्यूशन होना चाहिए। तो परिक्रमण का यहाँ पर नहीं है, किसका होता है यहाँ पर, घूर्णन का होता है, ठीक है ना। सतह सतह पे काम कर रहा है, उसी का सतह हुआ पानी है, तो इंपैक्ट वहां पे आए। चलो लिखो, महासागरीय धाराओं की, महासागरीय धाराओं की, धाराओं की उत्पत्ति के लिए, उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित, निम्नलिखित कारक उत्तरदायी होते हैं, निम्नलिखित कारक उत्तरदायी होते हैं। नंबर एक, नंबर एक, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, नंबर एक, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, कारण महासागरीय जल, महासागरीय जल पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करने की, करने की या करने, ठीक है, करने की प्रवृत्ति रखता है, प्रवृत्ति रखता है। किंतु, किंतु सागर तली के घर्षण, सागर तली, बॉटम नहीं है, तल नहीं, तली, तो सागर की तली कर सकते हो, सागर की तली के घर्षण एवं, एवं तटीय अवरोधों के कारण, तटीय अवरोधों के कारण, कारण महासागरीय जल, महासागरीय जल पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ, पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ सामंजस्य, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, स्थापित नहीं कर पाता है, तथा पीछे छूटने लगता है, पीछे छूटने लगता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन के कारण, कारण के कारण कोरियोलिस, कोरियोलिस प्रभाव की उत्पत्ति होती है, बल भी लिख सकते हो, कोरियोलिस प्रभाव की उत्पत्ति होती है, जिससे महासागरीय जल, जल उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध में दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज गति करता है। पृथ्वी के घूर्णन के ही कारण, पृथ्वी की आकृति भू आब है, पृथ्वी की आकृति भू आब, ज्वाइट आकृति भू आब है, जिससे विषुवत रेखा से ध्रुवों तक, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक गुरुत्व के मान में अंतर पाया जाता है, गुरुत्व के मान में अंतर पाया जाता है, के मान में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में, विषुवत रेखीय क्षेत्र में ध्रुवों की तुलना में, तुलना में गुरुत्व का मान कम होने के कारण, विषुवत रेखीय क्षेत्र में ध्रुवों की तुलना में गुरुत्व का मान कम होने के कारण, कारण यहां महासागरीय जल स्तर, महासागरीय जल स्तर अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, जो महासागरीय जल में गति उत्पन्न करता है। देखो, जब हम किसी एक को लेंगे तो हम बाकी को कांस्टेंट मान रहे होते हैं, राइट। फिर जब हम सबको ले लेंगे तो सबका कंबाइंड इंपैक्ट देखा जाएगा। तो अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि एक ही कारण गुरुत्व है, तो यहां ग्रेविटी कम है तो पानी नीचे की ओर कम खींचेगा, और यहां ग्रेविटी ज्यादा है तो पानी नीचे की ओर ज्यादा खींचेगा। तो तुलनात्मक रूप में सिर्फ हम ग्रेविटी देख रहे हैं, तो यहां वाटर लेवल थोड़ा ज्यादा और यहां वाटर लेवल थोड़ा कम है। अब अगर हम महासागरों के प्रभाव को भी ले लेंगे तो फिर हम यहां देखेंगे कि यहां जब बर्फ पिघलेगी तो यहां भी वाटर लेवल क्या हो सकता है, हाई हो सकता है, राइट। इस कंडीशन में जो अभी देख रहे हैं उसमें जल विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने की क्या करेगा, प्रवृत्ति रखेगा। लेकिन जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेगा तो तुरंत कोरियोलिस बल आ जाएगा, तो वो शायद ध्रुवों तक ना पहुंच पाए, बीच में ही क्या हो, टर्न हो जाए, राइट। और दूसरी तरफ हमने महासागर देखा, यहां पानी, तो हो सकता है यहां से पानी क्या है, नीचे की तरफ मूव कर जाए। तो जब हम एक की बात कर रहे हैं तो आपको समझना होगा बाकी को हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट। तब हम एक की बात बताते हैं, और जब हम सारे पढ़ लेंगे तो फिर किसी भी जगह पर पानी जाएगा या वहां से आएगा तब हमको सबका कंबाइंड प्रभाव देखना पड़ता है, ठीक है। ये नोट मैं ये बता रहा हूं, आप तुरंत लगे इस यहां पर भी तो पिघलेगी, तो हाँ वो पिघलेगी, प्रभाव आएगा, लेकिन बाद में आएगा। अभी केवल हम एक एक के प्रभाव की बात कर रहे हैं, राइट। नंबर 2, महासागरीय जल, महासागरीय जल, जल की
तापमान, लवणता और घनत्व, तापमान, लवणता और घनत्व, घनत्व जैसी विशेषताएं महासागर के विभिन्न भागों में अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में महासागरीय जल के आयतन में वृद्धि होती है, जबकि कम तापमान वाले क्षेत्र में जल के आयतन में कमी आती है। कम तापमान वाले क्षेत्र में जल के आयतन में कमी आती है। अतः इस स्थिति में जल अधिक तापमान वाले क्षेत्र से कम तापमान वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो सकता है। महासागरीय जल की लवणता और घनत्व अधिक होने पर जल अवतलित होता है, नीचे बैठता है, जल अवतलित होता है, जबकि कम लवणता और घनत्व वाले क्षेत्र में जल स्तर ऊंचा बना रहता है। कम लवणता और घनत्व वाले क्षेत्र में जल स्तर ऊंचा बना रहता है। जल स्तर की यह असमानता महासागरीय जल में गति का महत्वपूर्ण कारण है। महासागरीय जल में गति का महत्वपूर्ण कारण है। नंबर 3, वायुमंडलीय कारकों के अंतर्गत पवनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यापारिक पवन पेटी में महासागरीय धाराएं या महासागरीय जल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, जबकि पछुआ पवन पेटी में यह गति पश्चिम से पूर्व होती है। पवनों के अधीन होने वाले उत्श्रवण अपवेलिंग तथा निःश्रवण डाउनवेलिंग पवनों द्वारा होने वाली लिखा है कि वाले लिखा है? वाले। पवनों द्वारा होने वाले उत्श्रवण और निःश्रवण होने वाली कर लो। पवनों द्वारा होने वाली उत्श्रवण और निःश्रवण की परिघटना महासागरीय जल की प्रकृति को निर्धारित करती है, जिससे जल धाराएं भी गर्म और ठंडी प्रकृति की हो सकती हैं, अब यहां पे देख सकते हो, जो पता है बिल्कुल, जब ये व्यापारिक पवन पेटी है तो पानी इधर से इधर आएगा, तो इस वाली स्थिति में जो यहां पर महासागरीय धाराएं जनरेट होंगी, वो महासागरीय धाराएं सामान्यतः यहां पर पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही होंगी, और यहां अपवेलिंग इधर डाउनवेलिंग, तो इस प्रक्रिया में गर्म पानी आगे जा रहा होगा। यहां पर भी होना यही चाहिए कि यहां ठंडा पानी और यहां गर्म पानी, गति यही होगी। लेकिन और फैक्टर जब जुड़ेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि भले पछुआ पवन यहां से पानी ले जाएगी, लेकिन अगर यहां से गर्म पानी की सप्लाई होती रही तो ये फिर यहां पर ठंडा नहीं रह पाएगा। केवल पवन देखें तो इसे यहां ठंडा यहां गर्म होना चाहिए, लेकिन पूरा प्रोसेस देखें तो इस प्रोसेस में जो पानी यहां से जाएगा और ऊपर चढ़ेगा, तो भले ही यहां पर अपवेलिंग की क्रिया कर रही होगी कौन?
पछुआ पवन, लेकिन यहाँ लगातार गर्म पानी पहुंचता जाएगा, तो इस प्रक्रिया में यहाँ पर भी हमको गर्म धारा ही क्या हो रही होगी, प्राप्त हो रही होगी, राइट। लेकिन पानी यहाँ से हटता चला जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। केवल पवन पूछेगा तो यहाँ ठंडा, यहाँ गर्म, लेकिन पूरा प्रोसेस देखेंगे तब यहाँ उतना ठंडा नहीं होगा जितना सैद्धांतिक रूप में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लगातार गर्म पानी की क्या हो रही होगी, सप्लाई चल रही होगी। लेकिन फिर भी पवनें महासागरीय धाराओं की दिशा और उनकी प्रकृति को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं, राइट। तो इनके प्रभाव में न सिर्फ महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, बल्कि उनकी दिशा और उनकी प्रकृति का भी निर्धारण किया जाता है, राइट। इसी तरह ऊपर देखोगे तो यहाँ का भी ठंडा पानी इसी तरफ जाएगा, यहाँ वाला भी इसी तरफ जाएगा, क्यों, ध्रुवीय पूर्वा के प्रभाव में, राइट। तो यहाँ पर पवनों का सबसे ज्यादा प्रभाव वायुमंडलीय दशाओं के अंतर्गत पड़ता है। उसे लिखे वायुदाब, वायुदाब, वाष्पीकरण और वर्षण, वायुदाब, वाष्पीकरण और वर्षण जैसी वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं भी महासागरों के विभिन्न भागों में जल स्तर में असमानताएं उत्पन्न करती हैं, जल स्तर में असमानताएं उत्पन्न करती हैं, जिनसे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। अब अगर हम नॉर्मली यहां पर महासागरीय धाराओं को समझने की कोशिश करें कि कहां क्या पैटर्न हो सकता है, हम ये महासागरीय भाग को सोच के चलते हैं। हमें मान लो ओवरऑल ओशन है, अभी हम कॉन्टिनेंट को देखने ही परेशान हो रहे हैं। तो जो हमने अब तक लिखा है, तो पहली बात है अर्थ का यह रोटेशन, इस तरह की प्रवृत्ति, राइट। लेकिन हमें समझना होगा कि जब ये चलेगा तो इतनी तेजी से यह आगे चल नहीं पाएगा, और पानी ये नीचे का हिस्सा बार निकल जा रहा है, पृथ्वी आगे चली जा रही है और पानी पीछे छूटता जा रहा है, तो लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, तो पीछे छूटता जा रहा है, राइट। तो यहाँ से पानी यहाँ जा रहा है, लेवल इधर बढ़ रहा है, तो अपने आप यहाँ वाटर लेवल में क्या है, असमानता है। और इसी समय जहाँ जो पवन सक्रिय हो जाए, यहाँ ये पवन सक्रिय होगी, यहाँ ये पवन सक्रिय होगी, और यहाँ ये पवन, इस पवन के साथ सोचो, प्लस इक्वेटर का एरिया है, टेम्परेचर ज्यादा है, एवेपोरेशन से ज्यादा प्रेसिपिटेशन है, और यहाँ पर एयर प्रेशर कम है, यहाँ पर वायुदाब भी क्या है, कम है, राइट, लो एयर प्रेशर। तो टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा, प्रेसिपिटेशन यहाँ पर ज्यादा, और यहाँ पर लो एयर प्रेशर, ये दशाएं मिलके अपने आप इक्वेटर वाले जोन पे दोनों तरफ वाटर लेवल क्या कर देंगे, हाई कर देंगे, है ना। और व्यापारिक पवनें ऐसे चल रही हैं तो पानी इधर चलने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, राइट। तो यहाँ पर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। आगे अब देखते हैं, हम 30-35 पहुंच रहे हैं। 30-35 की कंडीशन क्या है, 30-35 पे यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, सूर्य तप, एवापोरेशन ज्यादा है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कम है, और इसके अलावा यहाँ पर एयर प्रेशर क्या है, हाई है। तो ये वाला जोन जो मेजर होगा, यहाँ पर वाटर लेवल अपने आप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, यहाँ पर वाटर लेवल अपने आप क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो अगर हम इक्वेटर से देखें तो पानी इधर जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, यहाँ पे कोशिश करेगा। अब हम 60 और ऊपर की तरफ चलें तो 60 पे फिर टेम्परेचर यहाँ पर कम है, टेम्परेचर यहाँ पर कम है, तो पानी सिकुड़ के नीचे बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हवा ऊपर उठती है तो एयर प्रेशर कम हो जाता है, और यहाँ पर वाताग्री वर्षा आ जाती है, और यहाँ पर बर्फ पिघल जाती है, यहाँ पर क्या है, बर्फ पिघल जाती है, राइट। तो 60 वाला पानी जब इधर नीचे आने की कोशिश करता है तो ये पछुआ पवन है, तो पछुआ पवन इस पानी को क्या कर देती है, धक्का देती है, आगे बढ़ती जाती है, राइट। तो यहाँ से जो पानी ऊपर चढ़ता है ये कोरियोलिस फोर्स से दाहिने मुड़ता है, और ये वाला पानी जो आगे की तरफ आने की कोशिश करता है, पछुआ पवन उसे क्या करता है, धक्का दे देता है, वो आगे जा रही होती है, राइट। लेकिन दूसरी तरफ 90 से 60 के बीच यहाँ ध्रुवीय पूर्वा पवन काम कर रही है, और यहाँ पर बर्फ के पिघलने से पानी आ रहा है, तो यहाँ से यह पानी क्या है, आगे आता है। तो इधर वाला जो पानी जा रहा है यह पानी हाई टेम्परेचर का है और तुलनात्मक रूप में, और ऊपर से जो पानी आ रहा है वो क्या है, लो टेम्परेचर। तो जहां तक पछुआ ताकतवर है वो तो उस पानी को यहाँ खेल देगी, लेकिन जहां ध्रुवीय पूर्वा लाएगी पानी, वो पानी यहाँ गर्म पानी से क्या करेगा, मिक्स हो रहा हो, और मिक्स होने के बाद फिर पछुआ से क्या कर रही होगी, कुछ आगे की तरफ बढ़ा रही होगी। तो अगर हम पैटर्न देखें ओवरऑल, अगर हम यहाँ से पैटर्न देखें, ज्यादा इसको और कंफ्यूज ना करें, सीधा पैटर्न देखें, तो यहाँ से ये धाराएं उत्पन्न होती हैं, तटीय अवरोध कोरियोलिस बल से इधर चलती हैं, पछुआ पवनें इन्हें इधर फेंकती हैं, कोरियोलिस बल के सहारे क्या होती हैं, नीचे उतर आती हैं, और ऊपर से ठंडा पानी क्या है, आगे की तरफ आ रहा होता है, जो यहाँ कहीं नीचे की गर्म धारा से क्या हो रहा होता है, मिल रहा होता है, राइट। अब जो धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पे जाएंगी वो क्या होंगी, गर्म होंगी, राइट। लेकिन जब धारा यहां से यहां आगे बढ़ रही है तो धीरे धीरे इसके टेम्परेचर में क्या हो रही है, कमी, हीट निकलेगी भी, तो राइट। तो यहां पर ज्यादा गर्म, यहां पर ज्यादा गर्म, लेकिन चलते चलते अब इनके हीट थोड़ा कम होती चली जाएगी, और जब ये नीचे की तरफ मुड़ेगी तो अब हीट एक तो काफी कुछ खत्म है, और जब नीचे आएगी और 30 वगैरह के आसपास आई तो यहाँ व्यापारिक पवन जो थोड़ा बहुत गर्मी बची थी, गर्म पानी, उसको क्या करेगी, हटा देगी। तो निश्चित तौर पर अब यह पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। प्रोसेस समझे, यहां से पानी चल रहा है, एक तो हीट अपने आप रिलीज हो रही है, गर्मी कम है, लेकिन जब ये नीचे उतरती है, अगर कुछ गर्म पानी ऊपर बचा भी है तो व्यापारिक पवनें ऊपर के गर्म पानी को क्या करती हैं, यहां से हटा के इस वाली धारा में डाल देंगे यहाँ से, और यहाँ वाला पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो अब एक यहाँ की जलधारा गर्म, यहाँ की गर्म, यहाँ की भी गर्म है, यद्यपि तापमान में थोड़ा कमी आ रही है, और ये क्या हो जाएगी, ठंडी, ये क्या हो जाएगी, ठंडी। तो मोटे तौर पर गर्म जलधाराएं अपने स्वभाव से दो तरह की हो सकती हैं, गर्म और ठंडी। जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक हैं सामान्यतः वह गर्म है, और जो उच्च से निम्न की ओर आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी, ठंडी जलधाराएं हो जाएंगी।
और ये वाला हिस्सा ऐसा होगा जहां पर ठंडी और गर्म जल धाराएं क्या हो रही होंगी, मिक्स, और एक हिस्सा यहां पर हो रहा होगा, यहां पर आकर के थोड़ा बहुत मिश्रण हो रहा होगा, ठीक है ना। यहां भी तो ठंडी और ये क्या है, गर्म, कुछ ना कुछ तो यहां पर मिक्सिंग हो ही जाएगी ना, राइट। तो इस प्रकार दोनों गोलार्धों में जो महासागरीय धाराओं का पैटर्न है सामान्यतः हमको ये प्राप्त हो रहा होता है, और इसमें पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल, गुरुत्व बल का जो अंतर है, प्लस महासागरों के जो जल की विशेषता है, प्लस जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, वो तीनों मिलकर काम करती हैं, और इस प्रक्रिया में महासागरीय धाराओं की क्या है, उत्पत्ति हो रही होती है। पीछे तक मेरे मित्रों बोला हाथ आया आज कि नहीं, ये वाला क्लियर है ना। हाँ तो मेरा आज क्या बात है, आज सब लोग ठाकुर क्यों बने हुए हो, ठीक है ना। चलो ये क्लियर, इतनी बात, आगे और देख लेंगे। यहाँ पर अब महासागरीय धाराएं उत्पन्न तो हो गई, लेकिन जो उत्पन्न हो जाता है वो वैसा कहाँ रह पाता है जैसा उत्पन्न होता है, कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, संशोधन होता है, राइट। तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो महासागरीय धाराओं में संशोधन करते हैं, उनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उनकी गति को वेरी कर सकते हैं, तो ये संशोधनकारी कारक होते हैं। अभी लिखना नहीं, समझो। मान लो यहां से यहां पर यह कोई तटीय क्षेत्र है, और यहां से कोई धारा जा रही है, महासागरीय धारा जा रही है, तो अब महासागरीय धारा अगर तट से टकराएगी तो क्या इसके प्रवाह क्षेत्र में दिशा में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा ना। और यह जो तट की आकृति है इसे कहा जाता है तटीय संरूपण, कोस्टल ओरिएंटेशन। तो जब महासागरीय धारा किसी तटीय भाग से टकराती है तो तट रेखा की जो आकृति होती है उसी अनुसार फिर जल प्रवाहित होने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो महासागरीय धाराओं की गति और दिशा में जो तटीय संरूपण है, तट की जो आकृति है, उसका प्रभाव पड़ता है, नंबर एक। नंबर दो, अगर मान लो यह महासागरीय जल है और यहां पर कुछ द्वीप बने हुए हैं, कुछ द्वीप हैं, और अब यहां से महासागरीय धारा आ रही है, तो महासागरीय धारा टकरा के इससे क्या होगी, बाइफरकेट हो जाएगी, राइट। अब यहां पर अलग अलग दिशाओं में महासागरीय जल क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। अर्थात नितल भू आकृतियां, सागर की तली पे जो भू आकृतियां बनी है, द्वीप कहां बना है, नितल पे बना है, ऊपर आ गया है, तो सागर नितल भू आकृतियां भी महासागरीय धाराओं में परिवर्तन लाती है। और तीसरी चीज मौसमी परिवर्तन, जो हिंद महासागर में खास तौर पे दिखाई पड़ता है, उत्तरी हिंद महासागर। अगर 6 महीने पौने ऐसे चलें और 6 महीने पौने ऐसे चलें तो महासागरीय धाराओं की दिशा भी क्या होगी, बदल जाएगी। अगर उत्तरी हिंद महासागर में महासागरीय धारा है तो जब हवा ऐसे चलेगी तो महासागरीय जल ऐसे चलेगा, और जब ऐसे चलेगी तो महासागरीय जल ऐसे चलेगा। अर्थात महासागरीय धाराओं की दिशा भी उत्क्रमित हो सकती है अगर वहां पवनों की दिशा में क्या हो जाए, उत्क्रमण हो जाए। तो पवनों की दिशा में अगर कोई मौसमी प्रभाव आता है तो मौसमी प्रभावों का भी या मौसमी प्रभाव भी जो महासागरीय धाराएं हैं उनको संशोधित करने की शक्ति रखते हैं, और ये उत्तरी हिंद महासागर में बड़ा स्पष्ट रूप में आएगा, है ना। पहले से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के अतिरिक्त कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो महासागरीय धाराओं की दिशा आदि में संशोधन भी कर देते हैं, दिशा आदि में संशोधन भी कर देते हैं। इन कारकों के अंतर्गत तटीय संरूपण, कोस्टल ओरिएंटेशन, तटीय संरूपण, सागर नितल भू आकृतियां, तथा मौसमी प्रभाव आदि शामिल हैं। तटीय संरूपण, सागर नितल भू आकृतियां तथा मौसमी प्रभाव आदि शामिल हैं। एक चीज है, बस ऐसे बात कर रहा हूं मैं, तो जानते हो कभी कभी मैं ऐसे बात करता हूं उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कहीं अवचेतन मन में रखिए। दो मेमोरी होती है ना, एक कैश मेमोरी होती है, जब जरूरत पड़ती है तब वो सामने आती है ना। फ्रेगमेंटेशन होता है ना, देखा होगा, ए ड्राइव, बी ड्राइव, सी ड्राइव, जो मैं बोल रहा हूं उसको चेक ड्राइव में रखिए सबसे लास्ट में, जरूरत पड़ने पर सामने लाइएगा। वो ये है, ये कोरियोलिस प्रभाव का ही कहा जाए कि महासागरीय धाराओं के संदर्भ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। देखो, जब हम देखते हैं कि यहां पर पवन अगर ऐसे चल रही है तो हमें लगता है कि महासागरीय जल को भी ऐसे ही पवन की दिशा में चलना चाहिए, लेकिन एक वैज्ञानिक रहे हैं, एकमैन, खुद ही कहने में एक ही आदमी तो ये एकमैन साहब रहे हैं ये, और एकमैन साहब ने कहा है कि जब पवनें चलती हैं और महासागरीय जल को आगे की ओर धक्का देती हैं तो चूंकि कोरियोलिस प्रभाव भी पड़ता है, इसलिए जो जल है वो पवनों की दिशा में नहीं जाता, बल्कि वह पवनों से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या करता है, मुड़ जाता है, राइट। मतलब ये ऐसे नहीं जाएगा, यहां पर यह इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बल्कि यह यहां से कुछ एंगल बनाते हुए क्या हो रहा होगा, मुड़ रहा होगा। तो इधर में जाके यह कितने डिग्री का कोण बना देगा, इधर 45 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं। तो अब जो पानी जाएगा वो पानी सीधे नहीं जाएगा, बल्कि क्या होता जाएगा, मुड़ता जाएगा। एक जैसे आपकी स्पाइरल बाइंडिंग है, राइट, तो ये सीधे नहीं है, वो क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। तो जो महासागरीय जल है वो पवन की दिशा में नहीं जाता, बल्कि पवनों की दिशा से 45 डिग्री का जिधर जाना चाहिए उससे 45 डिग्री क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। और इस प्रक्रिया में जल पवनों के साथ सीधे न जाकर बल्कि एक वक्र का या एक घुमाव का रूप लेता है, और जो यह पैटर्न बनता है इसी को एकमैन स्पाइरल कहा जाता है। तो ओवरऑल देखा हम लोगों ने कि महासागरीय धाराएं ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, और फिर ऐसे आ जा रही हैं, ये घूम रही हैं ऐसे, राइट। अगर पछुआ पवन ऐसे चल रही है तो महासागरीय धारा को ऐसे निकल जाना चाहिए ना, लेकिन कोरियोलिस बल का इंपैक्ट और ये होने के कारण ये ऐसे नहीं जाती है, क्या होती है, 45 डिग्री पर घूमती जाती है अमूमन। तो यहां पर एकमैन साहब ने बताया, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान रखना। एकमैन के अनुसार जब पवनों के प्रभाव में जल आगे बढ़ता है तो वह पवन की दिशा में नहीं, बल्कि उसे जिस दिशा में जाना चाहिए उससे 45 डिग्री के कोण में मुड़ जाता है। यह
कोरियोलिस प्रभाव के अंतर्गत उत्पन्न होता है और यह घुमाव उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज मतलब दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं होता है और इससे जो महासागरीय धाराएं हैं वो सर्पिलाकार रूप में प्रवाहित हो रही है, मतलब कर्व के रूप में, वक्र के रूप में प्रवाहित होती हैं और इनका जो स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है इसी को एकमैन स्पाइरल कहा जाता है। सिंपल इतनी बात, ना समझ में आया तो भूल जाना, राइट? लेकिन ये टर्म आएगा तो आपको याद आ जाएगा मैंने आपको क्या बताया है। यह एकमैन स्पाइरल है, और भी चीजें होती हैं, एकमैन ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन वो जीएस के मुद्दे पे नहीं है, तो स्पाइरल की बात आप यहाँ पर ध्यान रखो। ये हो गया महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक तथा उनमें संशोधन के लिए उत्तरदायी कारक। अब हेडिंग लिखो अटलांटिक महासागर की धाराएं, हेडिंग लिखो अटलांटिक महासागर की धाराएं। मैंने कहा तो नहीं था, तो मैप तो होगा नहीं, जिनके पास हो वो निकाल सकते हैं। अब यहां है ना, देखो साहब, एक मैप देखना, जो लोग मैप लाए, जो नहीं लाए तो टेंशन का मुद्दा नहीं, सामने हम दे रहे हैं। उसमें एक ऐसा पेज ओपन करो जहां महासागरीय धाराएं बनी होंगी पीछे, जहां जो पुराना मैप होगा उसमें 2 बनी होंगी, वो उसमें से केवल एक देखना है आपको, आगे बता दें कौन से देखना है। लाओ बताएं, इसको ना कहीं डोनेट कर दो। नहीं, इसमें आ गया है, मैं एक चीज देख रहा हूं, वो दिया है नहीं दिया, वो भी ढंग से नहीं दिया है। और जनवरी वाली की धाराएं देखना आप लोग, जिसमें 2 बनी हो तो केवल जनवरी वाली धारा देखना, जुलाई वाली नहीं। अब देखो क्या है, हाँ, किसके कारण? गुरुत्व बल का पूर्व कारण, पूर्व तरफ नहीं, गुरुत्व बल के कारण विषुवत रेखा से ध्रुवों की, हाँ, गति के कारण, गति के कारण पूर्व से पश्चिम, लेकिन गुरुत्व के कारण इक्वेटर से पोल की तरफ। पानी का स्तर विषुवत रेखा में ज्यादा होगा, ध्रुवों पे कम होगा। किसमें? पृथ्वी के घूर्णन के कारण पहले पूर्व में ज्यादा होगा, फिर जब पवनें चल के पानी भेज देंगी तब पश्चिम में ज्यादा हो जाएगा, है ना? लेकिन इसमें कौन सा क्वेश्चन था? वार। ये सबके जल को, चाहे नदी जल हो चाहे जो हो, सबको प्रभावित करता है। गुरुत्व घर्षण, गुरुत्व के कारण ही तो क्वेश्चन है कि गुरुत्व घर्षण पृथ्वी का घूर्णन केवल महासागरीय जल के प्रवाह को प्रभावित करता है, नदी जल के, नदी को भी। नदी बहती ही किसके कारण है? अरे गुरुत्व ना हो तो पानी चिकराया घूमेगा, करना करो, बिना गुरुत्व के तुम पानी को ऊपर से नीचे ला के दिखाओ, पॉसिबल है क्या? अरे हमने आपको शुरू में लिखा है कि नदी जल की प्राकृतिक वाहिका है जिसमें जल क्षेत्रीय ढाल के अनुरूप गुरुत्व के अधीन उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है। हो गया कि नहीं हो गया? और तो ये उसके अंदर जो पत्थर सब पड़े रहते हैं जब वो चलते हैं, घर्षण के कारण ही तो अपरदन वगैरह की प्रक्रिया बढ़ जाती है। घर्षण नहीं होगा तो अपरदन कौन करेगा? घर्षण है। और घूर्णन, बिल्कुल घूर्णन का प्रभाव पड़ता है। जब आप पूछते हो, कई बार कहते हो कि शामिल नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा हाई फंडामेंटल है। जब आप पूछते हो कि क्या कारण है कि यहाँ की नदियां जो है वो ज्वार नदमुख बनाती हैं और इधर की नदियां डेल्टा बनाती हैं, राइट? तो इसका मुख्य कारण, एक मुख्य नहीं, एक कारण यह भी है पृथ्वी की इधर की ओर गति, राइट? तो जो सेडिमेंट होते हैं इधर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, रुक जाते हैं, इससे डेल्टा ज्यादा बनता है, इधर कम बनता है, राइट? लेकिन लिखना मत, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारी चीजें जो वही पानी चाहिए जो सब जान रहे हो, है ना? नहीं तो ऐसे लोग गूगल पर क्या बता दें। तो इसलिए तो सब पे प्रभाव पड़ता है, हम पे, यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, इस बोतल के पानी पे पड़ता है, सब पे पड़ता है ना? बहुत ज्यादा प्रभाव है भाई। चलो लिखो अटलांटिक महासागर की धाराएं, इसको पहले देख रहे हैं, सॉरी। अब देखो क्या करोगे, अगर अटलांटिक महासागर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा इसे रिकॉल करो। अगर तो यहां पर तो अभी नॉट काम देख रहे हैं यहां पर, अभी हो गया हमारे पास अगर उत्तरी अटलांटिक महासागर और यहां पर कुछ द्वीप समूह, ये द्वीप समूह कैरेबियन वाले। अब यहां समझो, पहली बात अर्थ के रोटेशन के कारण, अब सोचो पानी यहां जाना चाह रहा है लेकिन ये तटीय क्या है, अवरोध है, जा नहीं पाएगा, राइट? तो अपने आप सिर्फ रोटेशन काम करे तो इधर वाटर लेवल क्या होगा, थोड़ा ज्यादा। और इसी समय चल रही है यहां पर कौन सी पौने, व्यापारिक पौने। तो अब व्यापारिक पौने इसको धक्का दे देंगी और वाटर लेवल ज्यादा होने के कारण ये वैसे जाना चाह रहा था, अब ये धक्का मिल गया, तो यहां से पानी क्या है, आगे की ओर बढ़ेगा। क्या आवाज आ रही? क्या देखो, क्या शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ, देखो क्या प्रॉब्लम। तो यहां पर जो जल है महासागरीय जल, वह कहां से कहां जाएगा, देखो पूर्व से पश्चिम की ओर, राइट? और जब यह पानी आगे की तरफ जाएगा तो आगे यहां कैरेबियन द्वीप मिलेंगे। अब मैं थोड़ा सा ध्यान रखो, नहीं जितना बता रहा हूं उतना समझो, बस पकड़ना आ जाएगा। अब जब कैरेबियन द्वीप मिलेगा तो ये पानी इनसे टकराएगा और टकराकर कई भागों में क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। एक हिस्सा तो जो जगह मिल जाती है उसके सहारे ये यहां पहुंचता है कैरेबियन सागर में, और कुछ हिस्सा इसका क्या है, इसके सहारे ऊपर की तरफ बहने लगता है। तो जो महासागरीय जल आगे की ओर बढ़ा है, ये लगभग जा रहा है 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के आसपास, राइट? जब ये पानी आगे की तरफ जा रहा है तो कैरेबियन द्वीपों के प्रभाव में यह शाखाओं में बढ़ता है। एक भाग कैरेबियन सागर में प्रवेश करता है और दूसरा भाग कैरेबियन, पानी आता रहता है, और एक भाग कैरेबियन द्वीपों के पूर्व से क्या है, ऊपर की ओर आगे जाता है। पानी जहां जगह मिलेगी वहां जाएगा। अब जो पानी यहां आता है वो यहां, एक याद करो, यहां पर एक चैनल था, अगर याद करो, यूकाटन चैनल,
वह पानी यूकाटन चैनल से मैक्सिको की खाड़ी में जाता है। मैक्सिको की खाड़ी में जाता है। जब मैक्सिको की खाड़ी में जाता है तो यहां से मिसिसिपी मिसौरी भी है, यहां पर रियो ग्रांडे भी है और ये भी पानी है, तो यहां वाटर लेवल क्या है, हाई हो जाता है और ये पानी बाहर जाना चाहता है। लेकिन इधर से ये पानी आ रहा है तो इधर नहीं निकल पाता है उतना, और पानी क्या है, इधर से निकलता है। और यह पानी जो जाता है, यह पानी फ्लोरिडा के सहारे, यहां पे फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा तट के सहारे ऊपर की ओर चलता है और इसी फ्लोरिडा तट के सहारे जो पानी जा रहा है इससे आकर के यहां वाला पानी भी क्या है, मिल जाता है, राइट। और यह क्षेत्र जहां ये मिलते हैं, यह क्षेत्र है केप हेटेरस। केप हेटेरस। अब ध्यान दो, पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव और उत्तरी व्यापारिक पवन के प्रभाव में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटीय भाग से गर्म जल पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होता है। अफ्रीका का पश्चिमी तट है लेकिन महासागर का वो पूर्व है, पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होता है। इसे उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा कहा जाता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट। कितनी बात समझ आ गई? उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा कैरेबियन द्वीपों से टकराता है। इसका एक भाग जो कैरेबियन सागर में प्रवेश करता है उसे कैरेबियन की गर्म धारा कहते हैं, कैरेबियन की गर्म धारा कहते हैं। वह जल मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचता है। एक भाग कैरेबियन द्वीपों के पूर्व से बहता है। और याद करो, अगर देखा होगा तो कैरेबियन द्वीपों को हमने दो भागों में बांटा था, एक था लेसर एंटिलीज और एक था ग्रेटर एंटिलीज, कुछ अगर याद आया हो, राइट। तो अब जब ये इधर बह रहा है तो यह एंटिलीज वाले क्षेत्र से बह रहा है, इसलिए इसको एंटिलीज या एंटाइल्स की गर्म धारा कहा जाता है। अब ये हो गया एंटिलीज या एंटाइल्स की गर्म धारा, राइट। तो जो यह पानी आया था विषुवतीय गर्म धारा, वो यहां टकराकर मुख्यतः दो शाखाएं ले रहे हैं, दो भागों में बट गया। एक कैरेबियन की धारा जो कैरेबियन सागर में चली गई और एक एंटाइल्स की धारा जो कैरेबियन द्वीपों के पूर्व से प्रवाहित हो रही है। अब इसका जो पानी मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचा था वो फ्लोरिडा जल संधि से बाहर निकलता है और इधर से इसका प्रेशर पड़ा तो यह पानी ऐसे जाता है। और जब यह पानी आगे जाता है तो इसे फ्लोरिडा की गर्म धारा कहते हैं। यह फ्लोरिडा के साथ है तो फ्लोरिडा की गर्म धारा कहते हैं। और ये एंटाइल्स की धारा इससे आकर के क्या यहां पर मिल रही है। अब जो यह केप हेटेरस से, अब देखो तटीय अवरोध हो गया और प्लस कोरियोलिस बल हो गया, तो अब यह जो धारा है यह आगे बढ़ती है। क्योंकि इसमें जो पानी आया है वह पानी अधिकतम यहां मैक्सिको की खाड़ी से आया है, इसलिए इस वाली धारा को गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम क्यों? क्योंकि इसमें एक धारा नहीं है, क्या है, एक से अधिक धाराएं हैं, ज्यादा पानी है और ये पूरा इधर गर्म पानी इसको मिलता चला जा रहा है। तो ये यहां पर कहलाती है गल्फ स्ट्रीम। और ये केप हेटेरस से न्यू फाउंडलैंड पहुंचती है। यहां कनाडा का क्षेत्र है न्यू फाउंडलैंड, और जब तक ये केप हेटेरस से न्यू फाउंडलैंड पहुंचती है यह पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है। 30 डिग्री क्रॉस है, पछुआ पवनों के प्रभाव में और कोरियोलिस बल के कारण अब यह क्या है, इस तरफ मुड़ती है। अब यह इस तरफ आगे की ओर मुड़ती है। अब चूंकि इसके आगे बढ़ने में पछुआ पवनों का प्रभाव, ज्यादा है, इसलिए हम इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तर में है, अटलांटिक में है, पछुआ पवनों का प्रभाव है तो यह प्रवाह है। और जब यह आगे जाता है तो यहां कुछ जो यूके के कुछ द्वीप वगैरह है वो सब है, उनसे इसको थोड़ा बहुत अवरोध मिलता है तो यह कई शाखाओं में बढ़ती है। एक हिस्सा जाता है ऊपर आइसलैंड के पास, इसे कहते हैं इरमिंगर की धारा। एक हिस्सा जाता है नॉर्वे की तरफ, इसे कहते हैं नॉर्वे की धारा। और एक भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है और जब केनारी के पास से गुजरता है, थोड़ा नीचे जाएगा, केनारी के पास से गुजरता है तो इसको कहा जाता है केनारी की धारा, है ना। फिर से रिपीट कर दूंगा, आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर आ गई विषुवतीय गर्म धारा, यहां कैरेबियन धारा, यहां एंटाइल्स धारा, पानी बाहर निकला फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा एंटाइल्स मिल गई, केप हेटेरस से न्यू फाउंडलैंड गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गया, पछुआ पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व बहने लगा। यह गल्फ स्ट्रीम का विस्तार है। कोई कहे कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या है, उत्तर है यह गल्फ स्ट्रीम का विस्तार है। और यह आगे जाकर द्वीपों आदि के अवरोध से कई शाखाओं में बढ़ जाता है। अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी अपने मुहाने पे जाके क्या हो रही है, कई शाखाओं में बढ़ रही है। जैसे नदी जब अपने मुहाने पे पहुंचती है तो कई शाखाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो वहां डेल्टा का निर्माण करती है। यहां भी यह कई भागों में बटी है, इसलिए जो इसकी आकृति बनती है इसे एक टर्म दिया जाता है गल्फ स्ट्रीम डेल्टा, क्योंकि यह गल्फ स्ट्रीम का विस्तार है, राइट। ये डेल्टा जैसी आकृति कई शाखाओं में जा रही है, इसे गल्फ स्ट्रीम डेल्टा कहा जाता है। अब याद रखना, इरमिंगर गर्म है, आपकी किताब में ठंडी लिखा है, उसे गर्म करने का है, राइट, थोड़ा उबाल लेने का, है ना। तो इरमिंगर गर्म है, ठंडी नहीं है ना, जिस लियोंग ने भी गलती लिखा है वहां पर। इरमिंगर गर्म है, नॉर्वे की धारा गर्म है, लेकिन ये वाली ठंडी। हमने आपको पहले बताया सारा प्रोसेस, यहां से आएगी व्यापारिक कोण हवा वो हटा देंगी तो ये किनारी धारा कैसी हो जाएगी, ये यहां अब तक सभी गर्म आ रही है, ये वाली क्या है, ठंडी है, राइट। अब आपको याद होगा इधर ग्रीनलैंड, राइट, इधर लेब्राडोर सागर है, यहां से ग्रीनलैंड से ठंडा पानी आगे आता है, इसे हम पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा कहते हैं। और इधर से बैफिन की खाड़ी से पानी आता है, यह बैफिन की धारा होती है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो एक धारा बनती है, उसे लेब्राडोर की धारा कहा जाता है। और वो ठंडी धारा है लेब्राडोर की धारा, और वो आकर क्या होती है, यहां न्यू फाउंडलैंड के पास मिलती है। और यहां कौन सा क्षेत्र बनेगा, मत्स्यन क्षेत्र बनेगा। यहां पर यह मत्स्यन क्षेत्र बनेगा। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं लिखेंगे, आ जाएगा, टेंशन मत लो, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो बार बस समझना है, वो क्लियर हो जाएगा, राइट। बस आपको ये क्रम बड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लिखो इसमें, पहले लिख लेते हैं फिर देखेंगे, पहले लिख लेते हैं, समझ लो फिर बना लेंगे, पहले लिखने के बाद समझ आ जाएगा। और अटलांटिक महासागर की धाराएं उसमें खड़ी लिखो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, उसमें लिखो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं,
ये सारी धाराएं कहां जा रही हैं भाई, है ना? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। डैश करो, फिर नंबर 1 लिखो, नंबर 1, और लिखो इसे उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा। हेडिंग दे सकते हो, उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा, उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट, उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट। इसमें लिखिए यह 5 डिग्री नॉर्थ डैश 10 डिग्री नॉर्थ, आप 10 डिग्री भी केवल लिख सकते हो। यह 5 डिग्री नॉर्थ डैश 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों पर प्रवाहित होती है। यहां प्रवाहित का मतलब गति है, प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव तथा उत्तरी व्यापारिक पवनों, कोई एक कारण पूछे तो उत्तरी व्यापारिक पवन रहेगा एक कारण, उत्तरी व्यापारिक पवनों के कारण होती है, उत्तरी व्यापारिक पवनों के कारण होती है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तटीय भाग से कैरेबियन द्वीपों की ओर प्रवाहित होती है, कैरेबियन द्वीपों की ओर प्रवाहित होती है। कैरेबियन द्वीपों के अवरोध के कारण यह प्रशाखित हो जाती है, मतलब कई शाखाओं में बढ़ जाती है, यह प्रशाखित हो जाती है। जो भाग कैरेबियन सागर में प्रवेश करता है, उसे कैरेबियन की गर्म धारा, अंडरलाइन कर लेना, कैरेबियन की गर्म धारा कहा जाता है। एक भाग कैरेबियन द्वीपों के पूर्व से प्रवाहित होता है, जिसे एंटलीज ऑब्लिक एंटाइल्स जो मिल जाए, जिसे एंटलीज ऑब्लिक एंटाइल्स की गर्म धारा कहते हैं, एंटाइल्स की गर्म धारा कहते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट गल्फ स्ट्रीम, इसमें लिखिए कैरेबियन धारा यूकाटन चैनल से मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है, तथा यह जल फ्लोरिडा जल संधि से निकलकर फ्लोरिडा तट के सहारे फ्लोरिडा की गर्म धारा, अंडरलाइन, फ्लोरिडा की गर्म धारा के रूप में प्रवाहित होता है, फ्लोरिडा की गर्म धारा के रूप में प्रवाहित होता है। केप हेटेरस में फ्लोरिडा की धारा से एंटलीज की धारा मिलती है, तथा संयुक्त जल कनाडा के न्यू फाउंडलैंड तक गल्फ स्ट्रीम के नाम से प्रवाहित होता है, गल्फ स्ट्रीम के नाम से प्रवाहित होता है। यह एक गर्म विशाल धारा है, जो तटीय क्षेत्र की मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है, उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी पूरी, राइट। नेक्स्ट लिखो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इसमें लिखे न्यू फाउंडलैंड तक
पहुंचते पहुंचते, न्यू फाउंडलैंड तक पहुंचते पहुंचते गल्फ स्ट्रीम पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है, प्रभाव में आ जाती है, तथा यह पश्चिम से पूर्व, तथा यह पश्चिम से पूर्व उत्तरी अटलांटिक प्रवाह 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 के रूप में प्राप्त होती है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में प्राप्त होती है। यह गल्फ स्ट्रीम का विस्तार ही है। गर्म जल का यह प्रवाह, गर्म जल का यह प्रवाह द्वीपों के अवरोध के कारण कारण कई भागों में विभाजित हो जाता है, कई भागों में विभाजित हो जाता है। जो भाग आइसलैंड की ओर प्रवाहित होता है, आइसलैंड अंडरलाइन कर लेना, आइसलैंड की ओर प्रवाहित होता है, उसे इरमिंगर की गर्म धारा कहते हैं। गर्म है, इसे ठंडी मत करना, ध्यान रखना। इरमिंगर की गर्म धारा कहते हैं, अंडरलाइन इरमिंगर की गर्म धारा। इसी से काम चल सकता है। द इरमिंगर करंट इज अ नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट सेटिंग वेस्टवर्ड ऑफ द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ आइसलैंड। इट इज कंपोज्ड ऑफ रिलेटिवली व्हाट, और उसमें ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में भी जाके आप देख सकते हो, है ना। मैंने इसलिए कहा है कि एक दो जगह गलत लिखा हुआ है, तो वार्म ही है, ध्यान रखना, है ना। ये इरमिंगर की गर्म धारा, इसमें लिखिए जो भाग नॉर्वे तट के सहारे प्रवाहित होता है, उसे नॉर्वे की गर्म धारा, उसे नॉर्वे की गर्म धारा कहते हैं, नॉर्वे की गर्म धारा कहते हैं। यह गर्म धारा रूस के आर्कटिक क्षेत्र में पहुंचती है, रूस के आर्कटिक क्षेत्र में पहुंचती है। इसके कारण यहां स्थित रूस का मरमस्क बंदरगाह, रूस का मरमस्क बंदरगाह, ये व्हाइट सी है, इसी के पास है मरमस्क, रूस का मरमस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। नॉर्वे की गर्म धारा अंडरलाइन कर लेना, वर्ष भर खुला रहता है। अब देखो क्या है, ये हाई लैटिट्यूड के जोन है, लेकिन जब यह नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पहुंचती है तो यहां सब मौसम सुहाना कर देती है। इसके कारण इन क्षेत्रों का तापमान उतना नहीं गिरने पाता है जितना गिर जाना चाहिए, तो इससे यूरोप के इस वाले हिस्से को काफी फायदा पहुंचता है। यहां के मौसम को करती है। यहाँ जो नदियां वगैरह अगर कुछ मुहाना वगैरह जमना चाहे तो वो नहीं जमता, पानी गर्म रहता है। और यह जो जाता है तो इस वाले हिस्से में मरमस्क है, व्हाइट सी जोन है, इधर मरमस्क है, उस बंदरगाह में भी पानी बर्फ में जमने नहीं पाता क्योंकि गर्म धारा यहाँ पहुंचती है। तो उन्हीं अक्षांशों में अन्य जो बंदरगाह हैं वहां पर जम जाती है, काम सर्दियों में रुक जाता है, लेकिन इसके कारण यहाँ सर्दियों में भी काम चलता रहता है। तो ये वाला हिस्सा यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम देखेंगे महासागरीय धाराओं का प्रभाव परिवहन में, आर्थिक अन्य आर्थिक गतिविधियों में, पर्यावरण में, मौसम में, तो ये सब वहां पर अप्लाई होगा और यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो एक मेजर पार्ट है यहाँ पर, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप देख लो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, यहाँ पर यूके वगैरह है, तो इनके अवरोध के कारण क्या होता है, ब्रेक होता है, राइट। एक हिस्सा इधर जाता है, ये वाला इसमें नहीं सो किया है, ये इधर जाता है, राइट, और ये इधर निकल जाता है, और ये एक भाग क्या है, अवरोध और कोरियोलिस फोर्स के कारण नीचे मुड़ता है और यही आगे आके यहाँ ठंडा होता है, इसे केनारी की धारा कहा जाता है ना। नेक्स्ट लिखो, केनारी की ठंडी धारा, केनारी की ठंडी धारा, केनारी की ठंडी धारा। तो लिखिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का एक भाग, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का एक भाग तटीय अवरोध और कोरियोलिस बल के कारण, तटीय अवरोध और कोरियोलिस बल के कारण उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने लगता है, उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने लगता है। जब यह केनारी द्वीपों के समीप से प्रवाहित होता है, जब यह केनारी द्वीपों के समीप से प्रवाहित होता है, तब इसे केनारी की ठंडी धारा, अंडरलाइन, केनारी की ठंडी धारा कहते हैं। यह उत्तरी विषुवतीय धारा से मिलकर, यह उत्तरी विषुवतीय धारा से मिलकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में धाराओं के क्रम को पूर्ण करती है, धाराओं के क्रम को पूर्ण करती है।
ये चला और यहां से आ गया, है ना। नेक्स्ट लिखो लैब्राडोर की धारा, लैब्राडोर की धारा, लैब्राडोर की ठंडी धारा करो, लैब्राडोर की ठंडी धारा, लैब्राडोर की ठंडी धारा। अच्छा लिखिए यह लैब्राडोर सागर से, यह लैब्राडोर सागर से प्रवाहित होती है तथा न्यू फाउंडलैंड के समीप समीप गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। कुछ पानी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में भी जाता है, तो वो भी बोल सकते हो कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से मिलती है, वो भी आप बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, पानी फैलेगा समय मिलेगा। गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। ठंडी धारा, ठंडी धारा ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों का परिवहन करती है, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों का परिवहन करती है। अतः इन ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने से इस क्षेत्र में पादप प्लवकों का, मतलब शैवाल, पादप प्लवकों का मतलब फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक, पादप प्लवकों का अच्छा विकास होता है, जो मछलियों का महत्वपूर्ण भोजन है, महत्वपूर्ण भोजन है। अतः यह क्षेत्र मत्स्यन का क्षेत्र बन जाता है, कहीं भी ठंडी गर्म मिले, यह क्षेत्र मत्स्यन का क्षेत्र बन जाता है। किंतु लैब्राडोर धारा अपने साथ आइसबर्ग भी लेकर आती है, बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े, आइसबर्ग, इसे हिंदी में बोलते हैं, आइसबर्ग तो अंग्रेजी हो गई, हिंदी में बोलते हैं प्लावी हिमखंड। अब जो अच्छा लगे आइसबर्ग लिख सकते हो बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं। आइसबर्ग लाती है तथा तापमान प्रतिलोमन के कारण, अब ठंडी गर्म धारा मिल गई तो तापमान प्रतिलोमन हो जाएगा। यहां तापमान प्रतिलोमन के कारण यहां कोहरे का निर्माण होता है, कोहरे का निर्माण होता है। अतः जलयानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। अब यहां समझो बात थोड़ी सी, गल्फ स्ट्रीम बहुत गर्म पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। जब यहाँ ठंडा पानी आता है तो अपने साथ ऑक्सीजन लाता है, इधर के पोषक पदार्थ लाता है, और जब ये मिलते हैं तो यहाँ टेम्परेचर भी थोड़ा अनुकूल हो जाता है। तब यहाँ फाइटोप्लैंक्टन या शैवाल, जो पौधे, सागरीय पौधे, उनका अच्छा विकास होता है, मछलियां खाने आती हैं और यहाँ पर जैव विविधता ठीक रहती है, मत्स्य क्षेत्र। लेकिन अब सोचो ये ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, इसके ऊपर ठंडी हवा, इसके ऊपर गर्म हवा, जब दोनों मिली तो यहाँ ठंडी हवा नीचे बैठी हो, गर्म हवा ऊपर आ रही हो, महासागरीय क्षेत्र है, तो कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया तो यहाँ कोहरे का क्या हो गया, निर्माण। नीचे ठंडी हवा, पानी है, पानी के साथ ठंडी गर्म हवा, जब पानी मिक्स हुई तो नीचे ठंडी हवा बैठी, गर्म हवा ऊपर आ गई, तो तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल का, और इसके साथ यहाँ पर कंडेंसेशन, तो कोहरे का क्या हो गया, निर्माण। और यहाँ पर आइसबर्ग आया हुआ है, तो कोहरा दिखाई नहीं पड़ रहा, टाइटैनिक गया, टकरा गया। 1911 टाइटैनिक किसी के द्वारा लाए गए, लैब्राडोर के द्वारा लाए गए ही एक आइसबर्ग से टकरा के समाप्त हुआ था। तो ये खतरनाक धारा मानी जाती है, कई आइसबर्ग ला करके यह यहाँ पे छोड़ती है। तो यह है, और एक ध्यान रखना, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा है, ये आगे जाती है, ये एक्चुअली इसी में मिलती है और फिर आगे आ जाती है। एक और यहाँ ठंडी धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ये यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर की क्या है, धाराएं हैं। बनाना है क्या चित्र? अच्छा, इसको ऐसे आप बना सकते हो। हाँ बेटा, सहारा किनारी आती है, किनारी सहारा, नहीं, लैब्राडोर अलग है, किनारी अलग है। जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है वो किनारी बनता है, उसका एक भाग किनारी बनता है। यहां पर लैब्राडोर आएगी, ये गल्फ स्ट्रीम है, यहां ये आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं, राइट। और इसका गर्म पानी इसके साथ, ठंडा पानी इसके साथ यहां भी आता है, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड वॉल, ये बना देती है, ठंडी दीवार भी क्रिएट करते हैं, कोल्ड वॉल। अब ये पानी यहां कैसे जाएगा बताओ? हाँ, अब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे बढ़ता है, ये गर्म पानी लेके आता है। कौन सी? किनारी ठंडी है क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है। किनारी क्यों ठंडी है? क्योंकि इसको पानी यहां से नहीं मिला है, इसका पानी कहां से आ रहा है? देखो उच्च स्थान से, बैफिन, यहां पर बैफिन की खाड़ी है, बैफिन की खाड़ी, यहां ऊपर से पानी जो पिघलता है, ऊपर पिघलता है, वो आता है, इसको हम बैफिन की धारा कहते हैं। और बैफिन की धारा में ये ग्रीनलैंड की धारा का एक भाग आके मिलता है, तो ये इसको ठंडा पानी बना देता है, और यही फिर लैब्राडोर सागर से होते हुए क्या होती है, नीचे आती है। तो ठंडा पानी ये नहीं दे रही है, ठंडा पानी क्या है इसका, ऊपर से आ रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है, इस वाले क्षेत्र में मिक्स हो रही है ठंडा पानी नीचे बैठ रहा है, और पछुआ पवन ऊपर के गर्म पानी को क्या करने लगा था, आगे भेजती चली जा रही है। तो ये गर्म पानी आगे क्या है, पहुंच रहा है, और ये गर्म पानी जब नीचे आता है तो यहाँ पर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में और अपवेलिंग हो जाती है, और ये क्या हो जाता है, ठंडा। कंफ्यूजन कहां, बताओ ना, ये अपवेलिंग, ये सतही धारा है, सतही धारा अपवेलिंग कैसे करेगी, सतही धारा अपवेलिंग करेगी। यहां पर थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन होगा ऊपर, वो पानी नीचे डूबे तब अपवेलिंग होगा। ये सब तो सतही धाराएं हैं, ये सारी क्या है, सरफेस करंट है, ये यहां कभी नहीं आएगी, सवाल नहीं पैदा होता, डिफरेंट है ना, इसको यहां नहीं सोचना है।
बहुत लंबा रास्ता बेचारी को तय करवा दोगे तुम, ऐसे करते हुए नीचे पहुंचाओगे तो, हैं? ना ना, ये वाली फोल्ड नहीं जाएगी, ये वाली फोल्ड नहीं जाएगी। अब अगर इतना नीचे आएगी तो गर्म हो जाएगी, यहाँ इतना नीचे आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इसके यहाँ आने का मतलब ही नहीं है ना। यहाँ पर किनारी इसके कारण आती है, इसके कारण यहाँ पे डेवलप होती है। डायग्राम बना लो। यार रुको, सिंपल ऐसे बना लो ना, इसको ऐसे बना लो, पकड़ में आ जाएगा यहाँ। यहां पर ये हो गई, ए लिख देते हैं, उत्तरी विसुतीय गर्म धारा, बी एंटलीज की धारा, सी कैरेबियन धारा, डी फ्लोरिडा धारा, ई गल्फ स्ट्रीम, एफ उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, एफ उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, जी इरमिंगर धारा या इरमिंगर, एच नॉर्वे की धारा, इसको डबल में कर सकते हो जिससे अलग से आ जाएगी कि ठंडी है, आई केनारी धारा, जे लैब्रेडोर धारा, के पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। ऊपर में सारा प्रोसेस एक बार दोहराओगे तो सब इसमें पकड़ में आ जाएगा, कुछ भी अब कठिन नहीं होना चाहिए। हाँ आगे, वो रास्ते में जो द्वीपों का प्रवाह, द्वीपों का जो अवरोध है, जब द्वीप रुकेंगे तो पानी फैलेगा नहीं, कोई पवन नहीं है, अवरोध के कारण, अवरोध के कारण फैलते हैं। अब लिखो नेक्स्ट, कर लो। डन, चलो अब लिखो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। अब एक बात थोड़ा ध्यान समझना कि अब जब हम दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो यहां पर लगातार एक जल का प्रवाह होता रहता है और ये पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ चल रहा होता है पानी। अंटार्कटिक क्षेत्र से जो बर्फ पिघलती है उसका जो पानी वह इन अक्षांशों पे ऊपर की तरफ आता है और यहाँ पर अर्थ के रोटेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर कोई अवरोध नहीं है, कोई यहाँ पर स्थलीय भाग नहीं है, तो ये पूरा पानी चारों तरफ क्या है, घूमता रहता है, राइट। इसको हम बोलते हैं पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह या सरकम आर्कटिक ड्रिफ्ट है। ये आर्कटिक के चारों तरफ ऊपर ऐसे घूम रहा है, तो ये ठंडे पानी का प्रवाह है जो अर्थ के रोटेशन के साथ क्या फ्लो करता है, और दूसरा यहाँ पछुआ पवनें हैं तो उन्हें क्या करती हैं, धक्का दिए रहती हैं। तो यहाँ पर ठंडा पानी पूरी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा होता है, इसे हम पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं। और यह ठंडा पानी, अब यहाँ पे देखो अगर, तो यहाँ से अब
दक्षिणी व्यापारिक पवनों के कारण यहां से अब दक्षिणी विसुतीय धारा का क्या होगा, उदय होगा, वही दोनों का। ये पानी आगे चलता है। वैसे यहां पर एक द्वीप मिलता है रॉकस आइलैंड। रॉकस आइलैंड के टकराने के कारण एक पानी का हिस्सा ऊपर भी जाता है, जिसे हम गुयाना की धारा कहते हैं, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इसको लेकर के ये यहाँ टकराता है और इसके अवरोध और कोरियोलिस के कारण यह ब्राजील तट के साथ क्या हो रहा होता है, बहता है। यहाँ पर जो पानी आगे ब्राजील अर्जेंटीना, तो चूंकि यहाँ वो ब्राजील तट के सहारे बहना प्रारंभ करता है, तो हम इसको बोलते हैं ब्राजील की धारा। दोनों गर्म है। यहाँ पर एक द्वीप समूह है जिसे कहते हैं फॉकलैंड, राइट। और जब यह पछुआ पवन प्रवाह जा रहा होता है, ऐसे पानी बह रहा है, तो फॉकलैंड के द्वीपों से कुछ पानी टकराता है और टकरा के कुछ पानी क्या है, इसके साथ ऊपर चढ़ता है। इसे कहते हैं फॉकलैंड की ठंडी धारा। फिर यहाँ ठंडा गर्म पानी मिलेगा, मत्स्य का निर्माण, ये सारी चीज। और फिर जो यह पानी मिक्स होता है, वह पानी मिक्स होकर इसी के साथ क्या है, फिर आगे बढ़ जाता है। और ये जब आगे बढ़ता है तो इस वाले क्षेत्र में कुछ पानी इसके साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। पानी पूरा आ रहा है तो इसके साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इस धारा को कहा जाता है बेंगुला की ठंडी धारा। क्षेत्र है बेंगुला, इस धारा को कहा जाता है बेंगुला की ठंडी धारा, राइट। तो यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन और दक्षिणी व्यापारिक पवन के प्रभाव में दक्षिणी विसुतीय गर्म धारा की उत्पत्ति होती है। जब यह ब्राजील तट के सहारे बहता है तो इसे ब्राजील की गर्म धारा कहते हैं। जबकि फॉकलैंड द्वीपों के सहारे ठंडी धारा फॉकलैंड की धारा प्रवाहित होती है और दोनों का संयुक्त जल पछुआ पवन प्रवाह के साथ पश्चिम से पूर्व बहता है। पछुआ पवन या पछुआ पवन सक्रिय है, पछुआ पवन प्रवाह के कारण पश्चिम से पूर्व बहता है और इसका एक भाग अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। इसे बेंगुला की ठंडी धारा कहते हैं और यहाँ धाराओं के क्रम को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। अगर हम इसको यहाँ देखें, अब ये देख सकते हो आप, यहाँ साउथ इक्वेटोरियल करंट रॉकस आइलैंड है, तो देखो एक पानी ऊपर चला गया उस, राइट। तो यहाँ साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसे गुयाना की धारा कहते हैं, लेकिन हमें हमारी जरूरी नहीं है। फिर ये पानी इधर आया तो कौन सी धारा, ब्राजील की धारा। और यही जो प्रवाह है इसी को हम पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं, राइट। आर्कटिक सर्कमपोलर, ये सारे नाम, हम इसको पछुआ पवन प्रवाह कहेंगे। तो यह जो पानी है आगे की तरफ चलता है यहाँ से। यहाँ पर एक धारा और होती है, मैप में देखो शायद दी होगी, वहाँ पे फॉकलैंड धारा दी है कि नहीं, दी है ना। ठंडी है गर्म, ठंडी होगी, ठीक है ना। तो ये जो पानी इधर मिक्स होता है आगे जाता है और जब ऊपर चढ़ता है तो कौन सा है, बेंगुला की धारा, है ना। तो लिखो इसमें, देखो नंबर 1 दक्षिणी विसुतीय, नंबर 1 हेडिंग दक्षिणी विसुतीय गर्म धारा, दक्षिणी विसुतीय गर्म धारा। इसमें लिखिए इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन तथा दक्षिणी व्यापारिक पवनों के कारण होती है। नंबर 2 ब्राजील की गर्म धारा, इसमें लिखिए दक्षिणी विसुतीय धारा, ब्राजील तट से टकराकर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है, जिसे ब्राजील की गर्म धारा कहते हैं। फॉकलैंड द्वीपों के समीप इससे फॉकलैंड की ठंडी धारा मिलती है। सारी कंडीशन यहां वही होंगी जो वहां पे लेब्राडोर के साथ हुई थी। फॉकलैंड की ठंडी धारा मिलती है। संयुक्त जल पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होने वाले पछुआ पवन प्रवाह में मिल जाता है। नेक्स्ट लिखिए बेंगुला की धारा, पछुआ पवन प्रवाह का एक भाग बेंगुला क्षेत्र से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, जिसे बेंगुला की ठंडी धारा कहते हैं। यह दक्षिणी विसुतीय धारा से मिलकर धाराओं के क्रम को पूरा करता है। ये तो आसान सा है, काश सब ऐसे होते हैं। अब देखो क्या है, इधर उत्तरी विसुतीय धारा, इधर दक्षिण, और दोनों लाकर जल यहाँ विषुवत रेखीय क्षेत्र में अटलांटिक के कन्वर्ज कर देती, अभिसरित कर देती, लाकर डाल देती। और जब यहाँ पर लगातार पानी आता रहता है तो अब यहाँ पर वाटर लेवल क्या है, ऊपर हो जाता है, राइट। तो अब इधर वाटर लेवल ऊपर, इधर कम, पौने लगी हुई है इधर तक कर देने में, लेकिन फिर भी अर्थ का रोटेशन तो वही है, राइट। और वाटर लेवल डाउन, वाटर लेवल यहाँ ज्यादा, यहाँ कम है। तो अब यहाँ विषुवत रेखा के सहारे एक पानी की धार धीरे धीरे आगे क्या है, बढ़ना शुरू करती है। मतलब ये पानी जैसे मान लो ऊपर जाता है, ऊपर नहीं बहता, ये नीचे अंडर करंट जैसा, यह गर्म पानी आगे की ओर चलता है। लेकिन इसका प्रभाव यहाँ हमको सामान्यता नहीं मिलता।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक पवनी क्या है? ताकतवर है। अगर इसका गर्म पानी कुछ फैलता भी है तो व्यापारिक पवनी क्या करती है? आगे बढ़ा देती है। लेकिन कई बार ये यहाँ से थोड़ा ऊपर होगा, ये यहाँ से आकर जब नीचे बहता है तो यहाँ पर गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी। तो यहाँ पर जब ये नीचे की तरफ आता है तो एक गर्म धारा के रूप में हमको मिलता है, जैसे हम गिनी की गर्म धारा कहते हैं, इसे गिनी करंट भी कहा जाता है। कई बार अच्छा खुद सोचो, उत्तरी अटलांटिक की दिशा देखो, ज्यादा गर्म पानी है ना, कितनी गर्म धाराएं हैं। ले देखिए एक किनारी उधर और ऊपर, और यहाँ देखो ठंडी धाराएं हैं, ऑलमोस्ट पानी बिल्कुल ठंडी धारा वाला भरा हुआ है। तो इसलिए साइक्लोन कहाँ पैदा होंगे? उत्तर दक्षिण में। टेम्परेचर ऐसा नहीं होता कि आईटीसीजेड को खींच सके, तो उत्तरी गोलार्ध में अटलांटिक में आईटीसीजेड ज्यादा शिफ्ट होता है और यहाँ उतना आईटीसीजेड शिफ्ट नहीं होता। देखो जो मेजर कारण है वो एसएसटी, सी सरफेस टेम्परेचर, लेकिन साइक्लोन के निर्माण होने की सबसे अच्छी दशाएं आईटीसीजेड के सहारे बनती हैं, बशर्ते वो 5 डिग्री के बाद हो। तो यहाँ आईटीसीजेड खूब खींचता है क्योंकि पानी गर्म नहीं जाता है, और यहाँ पानी उतना गर्म नहीं है, तो आईटीसीजेड का खिंचाव यहाँ क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक में साइक्लोन बिरले ही बनते हैं, मतलब कभी कभी, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी इनका निर्माण होता है, राइट। लेकिन गिनी की धारा का प्रभाव हो जाए ना तो वहां साइक्लोन जनरेट कर देगी। तो अगर वहां कभी साइक्लोन जनरेट होता हुआ सुनाई पड़े नीचे की तरफ 5 के बाद, तो फिर वहां गिनी की धारा का क्या है? प्रभाव हो सकता है। तो कुछ कंडीशन कभी कभी जनरेट होती है। तो कहीं गिनी की धारा मिले तो समझना कि यह जो ये धारा ऐसे वापस जा रही है, इसे कहते हैं प्रतिविस्वती धारा, काउंटर इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल के काउंटर है उल्टा, इसे हम प्रतिविस्वती धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। देख लिखो, प्रतिविस्वती धारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, प्रतिविस्वतीय धारा, प्रतिविस्वतीय धारा उत्तरी तथा दक्षिणी विस्वतीय धाराओं द्वारा, उत्तरी तथा दक्षिणी विस्वतीय धाराओं द्वारा बड़ी मात्रा में गर्म जल अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में अभिसरित किया जाता है। दोनों का पानी आके मिलता है, अभिसरित किया जाता है, जिससे पश्चिमी भाग में जल स्तर पूर्वी भाग की तुलना में, पश्चिमी भाग में जल स्तर पूर्वी भाग की तुलना में बढ़ जाता है। अतः एक कमजोर धारा विषुवत रेखीय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रतिविस्वतीय गर्म धारा कहते हैं। क्लियर है ना? दोनों तरफ से, पूरब से पानी लाके यहां डाला जा रहा है, तो दोनों तरफ से पानी यहां मिल करके लेवल क्या कर देता है? हाई कर देता है। अब लेवल जैसे चेंज होगा, रोटेशन चली रही है। लेकिन देखो कारण कई होते हैं, अगर एक कारण पूछता है तो दोनों धाराओं द्वारा पानी लाना, नहीं तो कारण पृथ्वी का गुणन भी है, क्योंकि एक क्षतिपूर्ति धारा है, एक कंपनसेशन वाली करंट है। कंपनसेशन किस चीज का? कि वहां का पानी यहां पे आ गया, राइट। तो यहां पर रोटेशन भी एक कारण है, लेकिन इस धारा की उत्पत्ति का मुख्य कारण यहां वाटर लेवल का क्या है? अंतर। और वो अंतर किसके कारण है? इनके द्वारा जो लाया गया है। अगर ये न लाया गया होता, ये न होता, तो गुणन कर भी लेता तो क्या करता? वही चल रहा था जो कुछ चल रहा। तो ये जो धारा जाती है यहाँ पानी के ज्यादा इकट्ठा होने के कारण, अभिसरित होने के कारण की प्रक्रिया का परिणाम है। इसलिए मेजर कारण है कि इन दोनों धाराओं द्वारा यहाँ पानी लाया जाना। इस तरह से एक पैटर्न डेवलप होता है, पानी ऊपर और यहाँ पर ऐसे नीचे। अब गुणन अपना प्रभाव दिखा सकता है यहाँ पर, लेकिन व्यापारिक पौने मजबूत रहेंगी तो आता रहेगा और उतनी तेजी से क्या करती रहेंगी? वहां पर वापस पहुंचाती रहेंगी। ये हो गया अपने पास अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। इसी तरह सारे महासागर की धाराएं समझनी है, केवल एक ही और में बतानी होगी, बाकी को हम समझा देते हैं, लिख लेते हैं, गर्म और ठंडी केवल, उससे अपना काम हो जाना चाहिए। उम्मीद है मान जाओगे, अब समझ जाओगे आराम, इतने समझदार हो, मुझे आप लोग समझदारी पूरा भरोसा है। तो सर भरोसा मत क्या कीजिए, टूट जाता है। क्या महासागर के जल को स्वच्छ किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? आरओ सिस्टम किस लिए है? रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, उत्क्रम परासरण, ये इसी विधि द्वारा हम स्वच्छ करते हैं। लेकिन सोचो घर वाला पानी जो कि ऑलमोस्ट खारा नहीं होता, उसमें भी 6 महीने 9 महीने में क्या करना है? फिल्टर वगैरह चेंज करा देना है। और ऐसा जिसमें लड़ता है तो रोज फिल्टर चेंज होता है और बड़े हैवी फिल्टर लगते हैं। अब सोचो जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, द्वीपीय क्षेत्र में पानी का स्रोत प्रमुख क्या है? सारी बात कहिए, राइट। तो बड़े बड़े आरओ सिस्टम यहाँ लगते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस ही तरीका है जिसके द्वारा हम स्वच्छ करते हैं। लेकिन वो एक महंगी तकनीक है, सारी चीजें शायद जब नैनो टेक डेवलप कर लें प्रॉपर्ली तो उसमें हम ऐसे अच्छे बना सकते हैं प्यूरीफायर वगैरह कि तब कम कीमत में वो हो जाएगा। लेकिन महासागर खा रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो आदमी ने सबसे पहले पाइप वहीं लगाया होता। तुम्हें क्या लगता है अगर महासागर का पानी साफ होता तो महासागर ही साफ हो गया होता? सबसे पहले पाइप वहीं लगा के सबने खींच लिया होता। अच्छा है वो खा रहे हैं, आगे कहीं काम आएंगे। आगे क्या हुआ? हाँ डिस्टिलेशन, लेकिन बड़ा प्रोसेस नहीं है, ये तो बड़ा प्रोसेस हो गया ना, डिस्टिलेशन तो बड़ा प्रोसेस हो गया। उससे बेहतर है आरओ वाला सिस्टम। हम आरओ यूज करते हैं, कितना उबालोगे पानी, है ना? सर पृथ्वी का गुणन तो काफी तेज होता है, कितना तेज? 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। आप लगाओ 24 घंटे में एक चक्कर, देखो तुम्हें चक्कर ही नहीं आएगा। देखो क्या है, यहाँ पर अगर कोई भी क्षेत्र है तो यहाँ पर अगर सूर्य की किरणें हैं तो अपना कोण क्यों नहीं बना लेंगे? क्योंकि हर एक अक्षांश पे सूर्य की किरणें हर एक दिन नियत होती हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे बना है और जो भाग उस अक्षांश का आता जा रहा है उसको वो कोण उस हिसाब से क्या है? प्राप्त होता चला जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह पे ही तो कोण बनने हैं ना, तो कहीं भी पृथ्वी की किरण गिरेगी तो कोण बना लेगी। अक्षांश देशांतर तो हमने बनाया है ना, तो किसी भी अक्षांश पे कोण क्यों नहीं बना पाएगी, है ना? तो सूर्य की किरणें बनेंगी। अब आप खुद अपने हिसाब से सोचो, जब आप अपनी जगह होते हो तो सुबह से शाम तक सूर्य की किरणों का कोण बदल रहा होता है, नहीं बदल रहा होता? तो कुछ कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? तो कोण कहीं भी बन जाता है। सागर तल पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हुई संताप रेखा कहलाती है। बिल्कुल सही बता रहे हो।
समताप रेखाओं के बीच की दूरी और ताप प्रवणता का व्युत्क्रमानुपाती संबंध भी विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। रट जाओ। हर चीज विजुलाइज करना क्या जरूरी है? हमने आपको विजुलाइज कराया तो था। देखो क्या है, मान लो यह 20 MB है, ज्यादा लिखने का मन नहीं कर, सिर्फ 20 से काम चलाओ। और यहां पर मान लो 40 MB है और इनके बीच दूरी मान लो 2 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच सॉरी तापमान है ना, तापमान की बात की ना, हाँ तापमान। तो यहां पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2 सेंटीमीटर है। तो अगर ताप प्रवणता निकालोगे, ताप प्रवणता इज इक्वल टू 40 माइनस 20/2, 20/2 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर। अब आपने सेंटीमीटर को किलोमीटर माना है, क्या माना है? अगर अब ये दोनों पास पास आ गई, 20 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड और दूरी केवल 1 सेंटीमीटर हो गई, तो अब निकालो ताप प्रवणता। 40 माइनस 20/1 कितना हो गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर। तो जब ये पास आ गई तो ताप प्रवणता क्या हो गई? बढ़ गई ना। तो उल्टा संबंध विजुलाइज हो गया होगा। अब अगर हम यहां पर प्रशांत महासागर देखें, हम उत्तरी से काम चला रहे हैं यहां पे, लेट अज्यूम इक्वेटर है ये। अब इधर एशिया, इधर नॉर्थ अमेरिका, और ये प्रशांत महासागर। यहां पर मान लो जापान, जापान के द्वीप, और यहां पर बहुत सारे इंडोनेशिया, फिलीपींस, सबके द्वीप समूह है ना। अब इसे थोड़ा अंदाजा करो आप इसमें कि फिर वही, तो यहां से कौन सी धारा शुरू हो जाएगी? उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा। अब उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा जब स्टार्ट हो जाएगी और आगे चलेगी यहां पर, तो आकर के टकराएगी द्वीपों से। यहां पर तो कुछ हिस्सा अंदर, कुछ हिस्सा ऊपर। तो जो हिस्सा ऊपर जाता है वह जापान द्वीपों से टकराकर 2 भागों में बढ़ता है। एक भाग जापान द्वीप के अंदर से जापान सागर से बहता है और एक भाग जापान द्वीपों के पूर्व से जाता है। और जो जापान द्वीपों के इधर से जाता है इसको कहा जाता है सुशिमा की धारा, ये गर्म धारा है। और जो इधर जाती है इसको कहा जाता है क्यूरोशियो धारा, क्यूरोशियो धारा, क्यूरोशियो धारा। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते पछुआ पौने काम कर जाती हैं। तो पछुआ पौनों के कारण यह धारा क्या है? ऐसे मुड़ जाती है। जब यह ऐसे मुड़ जाती है यहां पर, इसे कहा जाता है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। क्योंकि पानी ज्यादा होता है तो कई बार लोग इसे धारा भी कह देते हैं, लेकिन उत्तरी प्रशांत प्रवाह ही कहा जाना चाहिए, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। अब ये जब पानी आगे बढ़ता है तो एक हिस्सा पहुंचता है अलास्का तक, जो सामने अवरोध है कुछ, और यह अलास्का की धारा कहलाती है। और एक हिस्सा इसका क्या है? नीचे आता है। और जब यह कैलिफोर्निया के पास से बहता है तो यह कहलाता है कैलिफोर्निया की धारा। यह कहलाती है अलास्का की धारा, अलास्का करंट। और यह कहलाती है कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया धारा। और यह धारा याद रखो ठंडी होती है, नीचे आ रही है। और यहां ऊपर से एक ठंडी धारा आती है यहां से, जिसे हम बोलते हैं यहां पर क्यूराइल की धारा या ओयोशिवो धारा, ओयोशिवो धारा, क्यूराइल धारा, ओखोटस्क धारा, इसी का नाम है। उच्च अक्षांशों से आता है बर्फ के पिघलने से, और यह आ जाता है यहां पर ओयोशिवो धारा आ जाती है। जरा मैप में देखो आप लोग, मैप थोड़ा अलग अलग हो गया तो इसलिए उसे समझना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन इन नाम को पकड़ने की कोशिश करो। अब यहां पे समझो, उत्तरी प्रशांत महासागर में पृथ्वी के घूर्णन और उत्तरी व्यापारिक पवनों के सहारे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से उत्तरी विषुवतीय गर्म धारा का उद्भव होता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के क्रम में यह पश्चिम में दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पूर्वी एशिया के ताइवान जैसे द्वीपों से टकराती है। यह कई शाखाओं में बढ़ती है। एक भाग दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, जो जापान द्वीपों से टकराकर 2 भागों में बढ़ता है। एक भाग जापान द्वीपों के पश्चिम से सुषमा की धारा के रूप में बहता है, जबकि एक भाग जापान द्वीपों के पूर्व से क्यूरोशियो धारा के रूप में बहता है। यह अत्यधिक गर्म धारा है, अतः जापान वाले इसे काली धारा कहते हैं, ब्लैक करंट। और यह क्यूरोशियो धारा इसके पश्चात पछुआ पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जिसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहते हैं। इस प्रवाह का एक भाग अलास्का क्षेत्र से प्रवाहित होता है, जिसे अलास्का की गर्म धारा कहते हैं, जबकि एक भाग तटीय अवरोध और कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण की ओर आता है। और जब यह कैलिफोर्निया के समीप से गुजर रहा होता है तो व्यापारिक पवनों के कारण अपवेलिंग होने से यह अत्यधिक ठंडा हो जाता है, उसे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहते हैं। और यह उत्तरी विषुवतीय धारा से मिलकर उत्तरी प्रशांत महासागर में धाराओं के क्रम को पूरा करता है। उच्च अक्षांशों से आने वाली ओयोशियो, क्यूराइल अथवा ओखोटस्क की धारा क्यूरोशियो धारा से मिलती है, जिससे यहां मत्स्य क्षेत्र आदि का क्या है? डेवलपमेंट होता है। हो गया ना, सिंपल सा है। थैंक यू। बस वहां ही बाकी था, हुआ तो बाकी सारा है ना, क्लियर हुई बात नहीं, राइट? तो एक क्रम ही आपके दिमाग में बना होना चाहिए। अब हम इसमें केवल ये लिखा दें कि कौन सी ठंडी कौन सी गर्म, तो काम चल जाएगा ना। अब तो प्रोसेस तो क्लियर है ना, लिखा दे ठंडी गर्म, लिखा देना, क्या प्रॉब्लम है? कहानी समझ में आई कि नहीं आ रही? बस अब देखो यहां सिंपल डायग्राम बना, जब बात समझ में आ गई। ये वाला नहीं बनाएगा, बना दो, या तो वैसे वाला बना दूं। हाँ, अब बनाओ, ये बनाओ, जल्दी कर। अब साथ में ये भी सोचना कि अगर हम अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं से तुलना करें तो कौन सा कहां पे है? क्यूरोशियो किसके समकक्ष है? गल्फ स्ट्रीम। क्यूरोशियो गल्फ स्ट्रीम के समकक्ष है। ओयोशियो लैब्राडोर के समकक्ष है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह अटलांटिक प्रवाह के समकक्ष है। अलास्का धारा नॉर्वेजियन के समकक्ष है। और कैलिफोर्निया केनारी के समकक्ष। तो आपसे कभी भी
स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि यह धारा इसके समकक्ष है और सही स्टेटमेंट है या नहीं है, मतलब इक्विवेलेंट, जो जो धारा वहां पर काम कर रही है उसी के समान यहाँ कौन सी धारा है, यह भी एज ए स्टेटमेंट आ सकता है। बराबर जल्दी। अरे इसको जब आप जस्टिफाई करोगे तो व्यापारिक कौनों से जस्टिफाई करोगे ना। तो जो ये आप बोल रहे हो कि पश्चिम में होता है महाद्वीपों के, वो केवल व्यापारिक कौनों में होगा बस, उसकी व्याख्या व्यापारिक कौनों से करोगे और किसी जस्टिफाई नहीं करोगे, है ना। व्यापारिक कौनों को देखो, जहां व्यापारिक कौनें अपतटीय हो जाएंगी वहां पर अपवेली हो जाएगी, उस वाले में तो पछुआ में तो पूर्व में हो जाएगी, है ना। हो गया, तो जल्दी करो, तारीख बदल जाएगी। जल्दी करो जल्दी। जो से जल्दी का सब धीरे हो गए। हाँ, फिलीपींस वाले हैं, ताइवान हैं, सब द्वीप यहीं तो आसपास है सारे। हाँ ऊपर जाओ, ताइवान खासतौर पे नाम ले सकते हैं। हो गया, चलो थैंक यू यार। लिखो अब यहाँ पर सिंपल प्रशांत महासागर की धाराएं और उत्तरी अटलांटिक महासागर, सॉरी उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। क्यूरोशियो भी लिखते हैं, क्यूरोशियो भी लिखते हैं, तो जो आपको मिल जाए वो ध्यान रखना। काली धारा, ब्लैक करंट, तो काफी गर्म धारा होती है, ये टेंपरेचर बढ़ा देती है। अब आपके मैप में अलास्का धारा ठंडी दे रहा हो, टेंशन मत लेना, वो गर्म ही है, जब लौटती है तब उसका ठंडा इफेक्ट आता है, नहीं तो ओरिजिनली गर्म धारा है। कर लो बात, कर लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा ना। अभ्यंतर कुंडली, अभ्यंतर कुंडली मतलब जैसे सांप कुंडली मारे हो इस तरह वाली, तो ये क्या हो गया, साइक्लोन हो गया ना, जैसे कछुआ छाप अगरबत्ती, तो वो क्या है, अभ्यंतर कुंडली, अंदर से बाहर को जाती है। ये साइक्लोन, साइक्लोन के संदर्भ में अभ्यंतर कुंडली, ऐसे गोल 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 क्वाइल, क्वाइल कहते हैं ना। मध्य अक्षांशों के लंबवत रूप में लवणता का पहले बढ़ती है फिर कम होती है, लेकिन मध्य अक्षांश आपके लिए जरूरी नहीं है ना। ज्वालामुखी पर्वतों की दो श्रृंखलाएं मध्य महासागरीय तट कहां होती हैं। गंभीर सागरीय मैदान जलमग्न सपाट शीर्ष वाले टीले गुआट होते हैं। गुरुदेव एक शायरी आपकी सुनकर दिन निखर जाता है। हम दिन में कब सुना रहे, तो रात को सुना रहे हो, सुना दें, अच्छा चलो सुना देते हैं। जानते हो ईद का चांद कितना जरूरी होता है, तो एक शायर ने कहा अपनी प्रेमिका के लिए कि चांद के शौक में तुम छत पे चली मत जाना, वरना शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। चलो अच्छा, पहले क्वेश्चन आंसर एक दो दे दें। जो दो चीज नहीं समझ में आई, एक कटक क्या है। कटक देखो क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वतों की क्या है, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं जो सीरीज में होते हैं। शांत हो जाओ पहले, अभी अभी तो मां धारा बाकी। चलो आंसर भी कर ही देंगे, कल मिलते हैं, थैंक यू।